हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती और यहां पर आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हम देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है वो होगा आपका कक्षा 9वीं के इतिहास, है ना। कक्षा 9वीं जो आपकी सोशल साइंस है उसकी एक बुक है हिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति, उसी का एक और टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी। तो जो हमने अपने पिछले किसी वीडियो में आपने अगर आपको याद होगा तो हमने एक वीडियो में बात की थी कि महिलाओं का क्या रोल रहा है। तो इसमें हम ये देखेंगे महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी या नहीं, महिलाओं की स्थिति इस क्रांति के दौरान कैसी थी। हम ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। आप ये फोटो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इस फोटो में बहुत सारी महिलाएं, आपकी बुक के अंदर भी फोटो है और इसमें आपसे पूछा गया है कि ये महिलाएं क्या करने वाली है ना। ये फोटो पॉजिटिव वे में बनाया गया, सकारात्मक तरीके से बनाया गया, नकारात्मक तरीके से। आप देख रहे हैं कि महिलाएं ये क्या है, एक झुंड में है, मतलब एक समूह में है और एक तरीके से जा रही। सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार है, कोई कुल्हाड़ी है, किसी का बर्छी है, किसी के पास कुछ और है, किसी के पास तराजू है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये तराजू, ये क्या होता है, ये न्याय का प्रतीक होता कि नहीं। ये एक कुल्हाड़ी या फरसा टाइप का है, ये भाला टाइप का है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो अब इन सब चीजों को देखकर ये तो आया कि सर ये फसल असल का काम करने तो जाना ही रही, फसल में बर्छी वर्छी का काम नहीं होता कि ऐसे थोड़ी काटेंगे आप, है ना। तो ये लोग कहीं ना कहीं कोई आंदोलन, ये तलवार है, तलवार का क्या काम है खेती किसानी के अंदर। तो ये सारी औरतें जो है वो अपनी मांग रखने के लिए जा रही हैं, मतलब हम इनको क्या कहें, क्रांतिकारी औरतें होंगी या वो महिलाएं हैं जिनके द्वारा अपने अधिकारों की मांग की जा रही है और उनके लिए आगे जा रही है। और उनके आगे एक महिला घोड़े पर चल रही है ना। तो ये घोड़े पर चल रही महिला जो है उसको क्या बताया गया होगा इस पिक्चर के अंदर कि वो इन महिलाओं की नेता रही होगी, इनका जो समूह है उसका नेतृत्व वो कर रही होगी। तो इस फोटो के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें समझ में आ गया कि महिलाएं क्या है, क्रांति करने वाली हैं। अब आप एक चीज देखिए, अपन हर बार ये बात करते हैं कि समाज जो है वो कई प्रकार से बटा है ना, जाति के आधार पर बटा है, धर्म के आधार पर बटा है। लेकिन आप कोई भी समाज पकड़ें, चाहे जाति व्यवस्था का समाज पकड़ें, चाहे किसी जाति को आप ले लें, चाहे किसी धर्म को आप ले लें, चाहे किसी देश को आप ले लें, हर एक जगह पर, पृथ्वी के हर कोने पर जहां जहां मनुष्य रहता है या इंसान रहता है, वहां पर दो ही जातियां हैं, एक है पुरुष और एक है महिला, है ना। इस तरीके से ऐसी कोई जाति नहीं है कि आप कोई जाति के अंदर चले गए, कोई धर्म के अंदर चले गए या कोई आपने और व्यवस्था देखी कि यार बोले यहां तो महिला पुरुष है ही नहीं। तो सब जगह पर आपको दो प्रकार का विभाजन मिलेगा कि एक कुछ लोग होंगे जिनको पुरुष कहा जाता है, कुछ लोग होंगे जिनको महिला कहा जाता है। बहुत कम या बिरले ही ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जहां पर महिला पुरुष में लगभग समानता होगी। लगभग की बात कर रहा हूं मैं, 100% समानता की बात भी नहीं कर रहा हूं। आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों को आप देखकर बता पाएंगे कि यार ये तो पुरुष है और ये महिला है। बोलचाल की भाषा हो, आप उनके काम करने के तरीके हो, कपड़े हो, रहन सहन हो, सब कोई भी तरीका हो, इन सब से आप आसानी से बता सकते हैं। तो समाज दुनिया भर का किस प्रकार से बटा है ये बात तो हमें पता है और हम कई बार ये बात कर चुके हैं। तो पुरुष और महिला में बटा हुआ है। तो क्या जो क्रांति आ रही थी वो केवल उस पुरुषों के द्वारा लाई जा रही थी? मान लो पुरुष क्रांति के लिए गया और महिला ने खाना नहीं बनाया, वो बैठी है, बोले आज आराम करते हैं, फिर 5 दिन खाना नहीं बनाया, नहीं मिलेगा, तो ये यहां पर आप घर में आकर आप भूखे रहेंगे, हेडेक। तो महिलाएं क्या है कि आपको एक फोर्स, मतलब एक ताकत के रूप में काम करती थी। या तो वो आपको प्रेरणा दिया करती थी या फिर साथ में आपके कंधे से कंधा मिलाया करती थी। फिर भी समाज में बराबरी का दर्जा उनको नहीं मिला हुआ था। तो इसमें यही बात की जा रही है कि जो महिलाएं हैं वो शुरू से बहुत सक्रिय रही हैं। सक्रिय का मतलब ये हर काम में अपनी कुछ ना कुछ भागीदारी करती रही हैं, सक्रिय रही हैं, निष्क्रिय टाइप की नहीं है कि पड़ी हुई हैं कुछ नहीं करना है, सक्रिय रही हैं। और फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय रही हैं, कुछ ना कुछ ये करती रही हैं। इनको ये लग रहा था कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो क्रांतिकारी सरकार जब आती है तो इनको लग रहा था कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी। तो ये लोग क्या कर रही थी कि अपनी सक्रियता के द्वारा क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए, ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसा मैंने आपको बताया कि महिलाएं प्रेरणा का काम भी करती हैं, कई बार वो आपको प्रेरित करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति या पुरुष, ऐसा कई बार कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। तो वो
है ना, तो वो क्या करती हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। मान लो आप घर काम करके आए, वो चिक चिक पैदा करें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो महिलाओं का अपने आप में बहुत रोल रहा है। कोई भी क्रांति रही हो, कोई भी बड़े परिवर्तन आए हो, तो वो बहुत सक्रिय रही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वो साथ में रही हैं, कुछ ना कुछ वो करती रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा था कि भाई अब उनका जो जीवन है वो सुधारा जाएगा और उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे जीवन को सुधारने के लिए। अगर हम तीसरे स्टेट में देखें, है ना, तो आपको याद होगा कि हमने इसके पहले 2 स्टेट और देखे हुए थे। एक को कहते हैं आप दूसरा और एक को कहते हैं पहला ए स्टेट, है ना। स्टेट में नहीं लिख रहा हूं। पहले स्टेट के अंदर हमने देखा था कि कौन है, इसमें पादरी वर्ग होंगे, और दूसरे स्टेट के अंदर हमने कौन देखा था कि इसमें कौन होगा, इसमें कुलीन वर्ग होंगे। तीसरा स्टेट जो है वो जनसामान्य, या इन दोनों को छोड़कर जो बचेंगे उसको तीसरे स्टेट के अंदर डाला गया। तो तीसरे स्टेट की जो महिलाएं हैं, है ना, तीसरे स्टेट में जो अधिकांश महिलाएं, सभी तो नहीं, लेकिन जो महिलाओं की संख्या है, अधिकांश महिलाएं हैं, वो क्या है, काम करती हैं। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ वो काम करती हैं, खाना पीना बनाने के अलावा कुछ ना कुछ करती हैं। क्या करती हैं, सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई। ये तो आपके यहाँ भी होगा कि आप धोते नहीं होंगे कपड़े, है ना कहीं धुलवाते होंगे, अपनी मम्मी से धुलवाते होंगे। सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां ये सब बेचना, संपन्न घरों में घरेलू काम करना, ये भी आपने देखा होगा। जब आप लोग पढ़ने जाते हैं तो आप खाने के लिए कुछ ना कुछ मेड को लगा लेते हैं। और बहुत सारी महिलाएं एक प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में या वेश्यावृत्ति का काम भी किया करती थी। ये वो क्यों कर रही थी सारे काम, इन काम के पीछे क्या था, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, फल बेचना, क्यों, ताकि यहां से कुछ आमदनी हो। आमदनी मतलब कुछ पैसा, जिसको आप धन कहेंगे, पैसा या धन प्राप्त हो, जिससे घर चल सके, क्योंकि पुरुष तो क्रांति में संलग्न है, हो सकता है वो पैसा उतना ना कमा पाए। तो इनके द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जा रहा ताकि वो पैसा कर सके, जीवन निर्वाह कर सकें, अपनी जिंदगी चला सकें, अपने परिवार की जिंदगी चला सकें। इसके लिए लोग कुछ ना कुछ काम लगातार करती रहती थी। तो कौन सी महिलाएं कर रही, बड़े घर की महिलाएं नहीं कर रही काम, कौन कर रही हैं, जो निचला वर्ग है, जिसको तीसरा स्टेट कहा गया, उसकी कुछ महिलाएं या अधिकांश महिलाएं कुछ ना कुछ काम करती थी। अगर हम पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के आधार पर देखें, तो पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जो मौके हैं वो महिलाओं को 2 प्रकार से बांट कर दिए गए हैं। एक प्रकार की महिलाएं वो हैं जिनको नहीं मिला है, और एक प्रकार की महिलाएं वो हैं जिनको ये अधिकार मिले हुए हैं। तो जिनको पढ़ाई लिखाई का या व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौका मिला हुआ है वो कौन है, कुलीन वर्ग से संबंधित है। और तीसरे स्टेट के कौन है, धनी लोग, है ना, धनी परिवारों की लड़कियां हैं। इनको पढ़ने के लिए कॉन्वेंट जैसे स्कूल में भेजा गया, पढ़ाई लिखाई करवाकर फिर इनका शादी ब्याह कर दिया, बोले अपना घर संभालो, बच्चे संभालो, सास ससुर पति की सेवा करो, जो फिर वहां करना वहां करो आप, है ना। तो यहां पर इन्हें क्या कर दिया गया कि भाई केवल कुलीन वर्ग की, है ना, किन की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, किन की बच्चियों को पढ़ने का अधिकार है, कुलीन वर्ग की। और तीसरे स्टेट में वो लोग जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं। बाकी इनके अलावा जो बचे हुए जो गरीब हैं, तो उन महिलाओं को यह मौका नहीं दिया गया। ना तो इनको पढ़ने लिखने का मौका था, ना तो इनके पास किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौका था। ये लोग क्या है, बस अनपढ़ रहते थे, अपना जो भी रोजी रोटी चलाने के लिए जो भी मजदूरी वगैरह करना है उससे अपना काम करते थे। शादी ब्याह हो जाकर इनका भी घर बस जाता था, ये भी अपने ससुराल चले जाएंगे, वहां का अपना पूरा घर संभालने का काम करेंगे। क्लियर। तो महिलाओं को 2 प्रकार से बांट दिया, जिनको मौका मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है। मिल रहा वाला कौन है, कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेट का संपन्न वर्ग या रईस वर्ग, इनको मौका दिया जा रहा है। कामकाजी महिलाएं जो हैं, मतलब जो हमने अभी देखा था इसके पहले कि कुछ महिलाएं अपना कामकाज भी करती हैं जीवन निर्वाह के लिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई, फल बेचना, सब्जी बेचना, फल, है ना, और दूसरे घर में जाकर काम करना, ये सारी बातें हमने देखी हुई थी। तो अब ये कामकाजी महिलाओं के साथ एक दूसरे चैलेंज भी है, काम करने भी जाना है, साथ में कुछ और करना है। क्या करना है, परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था कि भाई परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। मतलब काम करने के पहले आप खाना बना दो, खाना पका कर जाओ, फिर पानी लाए। नल जैसा सिस्टम नहीं था कि आपने नल चलाया, टंकी भर गई, आ गई, पता चला 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना है तो पानी भर कर लाओ। फिर पाव रोटी खत्म हो गई है तो पाव रोटी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगो, पाव रोटी लाओ, साथ में अपने बच्चों की देखरेख करो। और फिर जब आप काम करने जाते हैं तो वहां पर भी आपको मजदूरी जो है क्या मिल रही है, पुरुषों की तुलना में कम दी जा रही है। तो आप समझ रहे होंगे यहां पर कि महिलाओं के साथ कितना ज्यादा यहां पर भेदभाव हो रहा है। ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी कि उनको काम भी करना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई फल फूल सब बेचना है, और इनके साथ साथ अपने घर को भी चलाना है, खाना बनाना है, पानी लाना है, पाव रोटी के लिए लाइन में लगना है, बच्चों की देखरेख करना है, और बाद में जब पैसा मिलेगा वो मजदूरी भी क्या हो रही है, कम इनको दी जा रही है। तो ये समस्याएं इनके साथ आ रही थी।
तो महिलाओं ने क्या किया कि भाई अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे, बहुत हुआ अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे, अब तो हमको क्या करना है, मैदान में आना है और अपने हितों की मांग करनी है। तो इनने क्या किया, महिलाओं के द्वारा राजनीतिक क्लब बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक क्लब क्या, राजनीतिक संस्था बनाना शुरू कर दिया और वो वहां पर जमा होने लगी, इकट्ठी होने लगी। क्यों बनाए जा रहे थे राजनीतिक संस्थाएं या राजनीतिक क्लब? क्योंकि महिलाओं को अपने हितों की हिमायत खुद करनी पड़ रही थी, उन्हें अपने हितों के बारे में बात करनी पड़ रही थी, तो इसके लिए ये क्लब बनाए गए। और ऐसे क्लब जो है उस टाइम पर अगर देखें तो लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ जाते हैं। लगभग 60 क्लब उस टाइम पर जो थे वो लगभग काम कर रहे थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये जो है वो सबसे मशहूर क्लब हुआ करता था। सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन जो है वो सबसे फेमस क्लब हुआ करता था। तो इन क्लबों के द्वारा महिलाओं ने अपनी क्या मांगे रखी? तो महिलाओं ने अपनी मांगे रखी, पहले तो क्या है कि महिला और पुरुष जिसको आप अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि महिला को अलग ट्रीट करते हैं, पुरुष को अलग ट्रीट करते हैं, तो इनको अलग ना ट्रीट करके सबको समान माना जाए। तो पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की इन्होंने मांग कर दी कि भाई इनको भी वोट डालने का अधिकार है, हमको भी दो। मताधिकार की भी मांग कर दी। इनको भी चुनाव में जाने का अधिकार है, हमको भी दो। इनको भी बोलने का अधिकार है, इनको भी संपत्ति खरीदने का अधिकार है, इनको और दूसरे नौकरी चाकरी बड़ी बड़ी मिलती है, पैसा ज्यादा मिलता है, सारे अधिकार आप हमको दो। मताधिकार का अधिकार की मांग कर दी। असेंबली के लिए चुने जाने के लिए राजनीतिक पदों की भी मांग कर दी कि हमारे लिए पद भी आप निश्चित करो कि भाई हम लोग यहां पर इतने पद पर महिलाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि जब उनके लोग ही प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, जब महिलाएं ही प्रतिनिधि बनकर संसद के अंदर जाएंगी, मतलब असेंबली के अंदर जाएंगी, तो वो उनकी बात ज्यादा अच्छे से रख पाएंगी। लेकिन महिलाओं को इस मामले में घोर निराशा हुई। 1791 का जो संविधान है, उस संविधान में उन्हें क्या कह दिया? निष्क्रिय नागरिक कह दिया था। क्या होता है निष्क्रिय नागरिक? निष्क्रिय नागरिक को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है ना, वो उसको मताधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो वो निष्क्रिय नागरिक के अंतर्गत आते थे। और अपन ने देखा था कि कई बार तो महिलाओं की जिम्मेदारी किसको तक लगा दी गई कि उनके पिता और उनके पतियों को दे दी गई कि भाई तुम इनको समझो, और इनको कभी वयस्क माना ही नहीं कई सारी जगह पर, तो इनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। अब ये सब बातें चलती नहीं, लेकिन महिलाएं क्या है कि भाई अपने लिए कुछ संघर्ष की मांग करती नहीं, आवाजें उठती नहीं, चूंकि क्लब बने हुए थे। तो क्रांतिकारी जो सरकार आई, जिसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार तो नहीं दिया था, ना ही उनको वहां पर जाने का अधिकार मिला था असेंबली के अंदर, लेकिन सरकार ने कुछ महिलाओं के जीवन में सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून लागू कर दिए। जैसे क्या कर दिया? सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी है ना, राइट टू एजुकेशन जिसको कहते हैं आप, शिक्षा का अधिकार क्या है यहां पर दे दिया कि भाई एक बच्ची को आप से शिक्षा दिलवाएं। यह कर दिया गया कि भाई अगला क्या कर दिया गया? पिता जो है वो उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं कर सकता, शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये एक नैसर्गिक अधिकार है, लड़की जब चाहेगी जहां चाहेगी वहां शादी कर सकती है, मजबूरी में शादी नहीं करवा सकते आप। तलाक का अधिकार दिया गया, पुरुष और महिला दोनों को दिया गया कि दोनों कानूनी रूप से अलग होने के लिए अर्जी दे सकते हैं, तलाक के लिए यहां पर अर्जी दे सकते हैं। महिलाओं को अब चूंकि यहां पर आप देखें तो महिलाओं को प्रोफेशन में, मतलब जो कलाकार हैं या आप जो कोई काम कर रहे हैं उसमें भी इनको आने की छूट दे दी गई। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, महिलाएं कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी, ये छूट भी इनको दे दी गई कि आप अब ये सारे काम भी यहां पर कर सकती हैं। तो ये सारी बातें यहां पर सरकार के द्वारा कुछ ठीक ठाक कदम उठाए गए, जिससे महिलाओं की क्या हुई, कुछ स्थिति में सुधार होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इन सब के बाद भी महिलाओं का जो है वो राजनीतिक संघर्ष जारी रहा, और ये संघर्ष आतंक राज के दौरान भी जारी था। जब आतंक राज के दौरान जारी था तो हमने आतंक राज में देखा था कि वो अपने खिलाफ कोई बात तो सुनता ही नहीं था, उसको अगर उसके खिलाफ या उसकी सरकार के खिलाफ कोई बात की गई तो उसको उठाकर किस में डालते थे? जेल में डाला जाएगा। तो क्या हुआ? आतंक राज के दौरान महिला क्लबों को बंद कर दिया गया, राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया, और इसके लिए बाकायदा कानून लाया गया कि कानूनी तरीके से महिला क्लब बंद होंगे और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी महिलाओं की। तो ये सब इनके द्वारा कानून लगाकर कर दिया गया। जो भी फेमस महिलाएं थी, जानी मानी महिला हस्तियां थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, कुछ बड़ी, मतलब उनने कोई कह दिया कि हमें कल निकलना है तो बहुत सब उनके पीछे सब लोग आ जाएंगे, तो ऐसी जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया, उनको फांसी दे दी गई यहां पर। तो ये इनके संघर्ष के दौरान तो ये होता ही रहता है कि भाई इनको ये सब हो ही रहा था। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं के जो आंदोलन है वो अगली सदी तक चले। 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी तक ये आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे कि ये आंदोलन आपके यहां तक चलते रहेंगे। आप देखेंगे 20वीं सदी के आसपास तक महिलाओं को कुछ अधिकार मिल पाते हैं।
ये केवल फ्रांस में नहीं है, फ्रांस के साथ साथ दुनिया भर में, यूरोप में, सब जगह महिलाओं ने अपने मांग रखी, अपने राजनीतिक मांगों की बात रखी और अपने वोट डालने के अधिकार की मांग रखी कि हमको वोटिंग राइट यहां पर दिया जाना चाहिए। तो इसको बड़ी उपलब्धि कब मिली? जब इसे अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के द्वारा महिलाओं को जो मताधिकार है, जो समान वेतन की बात की जा रही है, तो उससे इनको बड़ी उपलब्धि मिलती है। ये सारे घटनाक्रम एक साथ चलते रहते हैं और उसके बाद कहीं जाकर 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिल पाता है। कब मिल पा रहा है? 1946 में। कब देख रहे हैं? 1789 से क्रांति देख रहे हैं। 200-300 साल लगा दिए इनको क्या लेने में? महिलाओं को सिर्फ वोट डालने का अधिकार देने के लिए कितने साल लग गए? 1946 में जाकर इनको यह अधिकार दिया गया। आप देख भी पा रहे होंगे, ये अपन ने अपनी भारतीय महिलाएं लिखाई हैं कि हमारे यहां तो हम आजाद होते ही हमने सबको क्या दिया था? वोटिंग राइट दिया था। वोटिंग राइट का मतलब क्या है? सरकार को चुनने ना, सरकार के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का जो अधिकार होता है उसको ही कहते हैं मताधिकार। आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डालते हैं ना, आपकी वोट की कुछ कीमत होती है, एक काउंट होता है वो, तो उसको ही कहते हैं मताधिकार। तो यहां पर ये फ्रांस को कब मिल पाया महिलाओं को मताधिकार? 1946 में मताधिकार मिल पाता है। अब ये आपकी बुक के अंदर कुछ सोर्सेस लिखे गए हैं, तो उन सोर्सेस के आधार पर हम इनको देख लेते हैं। तो एक ओलिम्प दे गूज है जो एक क्रांतिकारी महिला है, इनका भी एक सोर्स दिया गया है, तो उनका उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो हमने उनके बारे में उतना देखा भी नहीं। तो इनने क्या किया था कि ओलिम्प दे गूज ने अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें कही थी, कुछ मूलभूत अधिकारों की बात की थी। क्या ये अधिकार हम पहले भी देख चुके हैं? कुछ बातें हम इनके ऊपर पहले भी पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। तो अब देखिए, इसमें उन्होंने कहा था कि औरत जो है वो जन्मना स्वतंत्र है, मतलब पैदा होने के साथ ही क्या है? स्वतंत्र है, और अधिकार जो है अधिकारों में पुरुषों के समान है, पुरुषों के समान उसको अधिकार दिए जाने चाहिए। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों की सुरक्षा, मतलब जो जन्म से मिलने वाले अधिकार हैं उन अधिकारों को संरक्षित करना या उनकी सुरक्षा करना। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध के या शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इन सबकी आपको सुरक्षा करनी है, संरक्षण करना है। समग्र संप्रभुता का स्रोत जो है वो राष्ट्र में निहित है। पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है ना। जो सब कुछ है वो किसमें? आपकी जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? राष्ट्र में। पुरुष और महिला क्या है? दो समूह है, पुरुषों का अलग समूह है, महिलाओं का अलग समूह है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति, मतलब जो जनता के द्वारा आपको चुना गया है, आपने कानून बनाया है, तो कानून जन सामान्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला पुरुष नागरिकों को या तो व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए, यह सभी के लिए समान होना चाहिए, मतलब कोई से भी वर्ग का है, कोई से भी जाति का है, कोई सभी महिला पुरुष है, सबको मिलना चाहिए अधिकार। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान और सार्वजनिक पद के हकदार हों, ऐसा इनने कहा था। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी कठोर कानून का पालन करें, ऐसा इनके द्वारा, जो क्रांतिकारी महिला थी, इनके द्वारा कहा गया था। एक और सोर्स है, उस सोर्स में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है ना, तो उन जो व्यक्ति का नाम है कि भाई सोमेत। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने अपने कुछ आधार दिए और इन आधारों पर महिला क्लब जो थे उन क्लब को बंद करने के निर्णय को उन्होंने उचित ठहराया। क्या कहते हैं? क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है, मतलब रोटी बनाना, बर्तन मांजना, ये पुरुषों को सौंपा है, ऐसा उनका कहना था। क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी वो है, क्या पुरुषों को सौंपी है? प्रकृति ने पुरुष से कहा है ना, उनका कहना है कि प्रकृति ने पुरुष से कहा है, पुरुष बनो, शिकार करो, कृषि करो, व्यापार करो, राजनीतिक करो, ये तुम्हारे कर्तव्य हैं और ये तुम्हारा साम्राज्य है। महिलाओं से क्या कहा है? तो महिलाओं से उन्होंने कहा है, स्त्री बनो, गृहस्थी का काम करो, मातृत्व के सुख को प्राप्त करो, उसका दायित्व निभाओ, यही तुम्हारा काम है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली जो महिलाएं हैं उनको निर्लज्ज कहा गया है, मतलब उनमें लज्जा नहीं है, एकदम बेशरम टाइप की महिलाएं, उनको उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा नहीं हो चुका है प्राकृतिक तरीके से? ऐसी सारी बातें ये आपके सोमेश साहब कर रहे हैं कि भाई बट गई है और वो ठीक क्लब बंद कर दिए गए हैं, इनको समानता या इस तरीके के अधिकार की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बातें इस चैप्टर के अंदर की गई हैं। तो इसमें हमने देखा कि आपको क्या समझ में आया, क्या क्रांति महिलाओं के लिए हुई थी? तो क्रांति महिलाओं के लिए हुई थी
कुछ परिवर्तन भी हुए थे, जैसे हमने देखा कानून के द्वारा कुछ अधिकार उनको मिल गए पढ़ने का, है ना, कुछ मूल अधिकार उनको मिल जाते हैं। तो ये सारी बातें तो क्रांति में महिलाओं के लिए भी था। हाँ, पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा स्लो था, लेकिन उनके लिए भी था यहाँ पर। तो हमने ये सारी बातें यहाँ पर देखी हुई थी। magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है और एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से जारी रख सकें। अब इस वेबसाइट का उपयोग कैसे आपको करना है? वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर डालेंगे magnetbrains.com, जैसे डालेंगे तो मैग्नेट ब्रेन का पेज खुल जाएगा, लोगो आपको दिख जाएगा। तो आप सिलेक्ट करेंगे कि भाई आपको कौन से मीडियम के अंदर पढ़ना है। मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पढ़ने वाले हैं, फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने क्लास 9 सेलेक्ट कर ली। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, सोशल साइंस है, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अब आप आ गए कि भाई अब हमको क्या देखना है। मान लेते हैं कि आपको आप सामाजिक विज्ञान देखना है। आपने जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक किया, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट खुल जाएगी, हर चैप्टर की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हर चैप्टर के अंदर जाएंगे, टॉपिक सब टॉपिक वाइज आप देखना आसानी से स्टार्ट कर देंगे, आप देख पाएंगे आसानी से कि भाई क्या है, कैसी कहानी है, सब आसानी से आप देख पाएंगे कि सॉल्यूशन क्या है, कहाँ एमसीक्यू डले हुए हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब आपको बहुत एक के बाद एक लाइन से हर चैप्टर के अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से देखने को आपको मिल जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जाना जाता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। इसमें ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।